श्रीलंका एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गायब हैं। राष्ट्रपति के निवास पर प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का निजी आवास भी जला दिया गया है। यानी कुल जमा ये कि श्रीलंका अब एक अनिश्चित भविष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो श्रीलंका को इस स्थिति तक खींच लाए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जो श्रीलंका की इस आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार हैं, और साथ ही श्रीलंका के सरकार के पास वर्तमान समय में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं और इस संबंध में श्रीलंका की सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। फिर वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर श्रीलंका की मौजूदा स्थिति क्या है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है श्रीलंका में। इसके बाद श्रीलंका के मौजूदा संकट के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, यानी आखिर वो कौन से कारण हैं जो श्रीलंका को इस कगार पर खींच लाए हैं। इसके अलावा इस आर्थिक संकट के क्या प्रभाव हो सकते हैं, आगे आने वाले समय में इसके क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस आर्थिक संकट का, और साथ ही सरकार के पास, श्रीलंका की सरकार के पास क्या विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा श्रीलंका की सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं, आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है व्हाट लेड टू श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हु इज हेल्पिंग, यानी श्रीलंका की आर्थिक संकट है, उस संकट के जिम्मेदार कौन है। श्रीलंका का जो मौजूदा संकट है, जो राजनीतिक संकट है, उस संकट के जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं और मौजूदा समय में कौन कौन से देश, कौन कौन से लोग श्रीलंका की मदद कर रहे हैं, कौन कौन से संगठन श्रीलंका की मदद कर रहे हैं। इसको लेकर इस पूरी न्यूज़ में, इस आर्टिकल में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले श्रीलंका की मौजूदा स्थिति को समझ लेते हैं। तो श्रीलंका की मौजूदा स्थिति यह है कि श्रीलंका मौजूदा समय में एक आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है और श्रीलंका में रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, रोजमर्रा का जो सामान है, उसे खरीदने के लिए ज्यादा कीमतें देनी पड़ रही हैं। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें 50% से भी ज्यादा बढ़ गई हैं पिछले कुछ दिनों में श्रीलंका में। इसके अलावा श्रीलंका में बिजली उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को बिजली की भारी कमी देखने को मिल रही है। लोगों के पास 4-4 दिन तक बिजली नहीं पहुंच रही है। बिजली की भारी कटौती हो रही है श्रीलंका में। बिजली की कटौती की वजह से श्रीलंका में स्कूल भी बंद हो गए हैं और स्कूल बंद होने से श्रीलंका की शिक्षा प्रणाली भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा श्रीलंका के अस्पतालों के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि श्रीलंका में दवाइयाँ और दवाई से संबंधित अन्य जो उपकरण है, जो डिवाइसेस हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों के पास, अस्पतालों के पास ये दवाई खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। और इस पूरी स्थिति के कारण श्रीलंका की स्वास्थ्य प्रणाली भी प्रभावित हुई है। श्रीलंका की स्वास्थ्य प्रणाली पर एक खतरा उत्पन्न हो गया है और कई जानकारों, कई डॉक्टर्स का कहना है श्रीलंका में कि मौजूदा स्थिति के कारण इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है श्रीलंका के हॉस्पिटल्स में, जितने ज़्यादा लोगों की कोविड-19 में भी मौत नहीं हुई थी। यानी मौजूदा संकट के कारण श्रीलंका में कोविड-19 से भी ज़्यादा मौतें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा श्रीलंका में बसों, ट्रेनों और चिकित्सा वाहनों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए भी पर्याप्त ईंधन मौजूद नहीं है। श्रीलंका में आम लोगों के पास तो ईंधन छोड़िए, इन जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, जो ट्रेनें हैं, जो मेडिकल सर्विसेज हैं, उनके लिए भी ईंधन मौजूद नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के पास आयात करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा ही मौजूद नहीं है। और श्रीलंका में जब ईंधन मौजूद नहीं है, विदेशी मुद्रा मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं। लगातार कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार इन दोनों की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति इस पूरी स्थिति में अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति इस पूरी स्थिति में देश छोड़कर भाग गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे पूरी स्थिति को देखते हुए कहीं गायब हो गए हैं और कई वीडियोस और कई खबरों में ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास पर तोड़फोड़ की जा रही है, वहां पर आगजनी की जा रही है। इसके अलावा श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निजी निवास को भी जला दिया गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। ये तो हुई श्रीलंका की मौजूदा स्थिति क्या है, श्रीलंका में क्या चल रहा है, उसके परिदृश्य को समझने की कोशिश की हमने। अब आगे बढ़ते हैं और श्रीलंका के जो ये मौजूदा जो संकट है, इस संकट के कारणों को समझ लेते हैं। तो श्रीलंका के मौजूदा संकट के कई कारण हैं। इसके लिए कई कारकों को जिम्मेदार बताया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण
और ऐतिहासिक कारण है नीतिगत कुप्रबंधन यानी पॉलिसी मिसमैनेजमेंट। श्रीलंका आज़ाद हुआ ब्रिटिश सरकार से, इसके कुछ ही सालों बाद श्रीलंका में साल 1983 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। ये गृह युद्ध लड़ा गया मुख्य तौर पर सिन्लियों और तमिल्स के बीच। मौजूदा समय में श्रीलंका में सिन्ली लोगों की संख्या तकरीबन 82% के आसपास है और श्रीलंका में तमिल लोगों की संख्या लगभग 9% के आसपास है। ये जो श्रीलंका का गृह युद्ध था ये लगभग 1983 से साल 2009 के बीच 26 वर्षों तक चला। साल 2009 में जब ये गृह युद्ध समाप्त हुआ तो श्रीलंका की सरकार के पास आर्थिक विकास को लेकर एक बड़ी चुनौती मौजूद थी। इस चुनौती को संबोधित करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने एक आर्थिक विकास का एक नया मॉडल अपनाया और इस मॉडल के तहत घरेलू उत्पादन और उपभोग पर जोर दिया जाने लगा, ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाने लगा, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक कंजम्पशन पर जोर दिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में श्रीलंका का आयात बढ़ने लगा, श्रीलंका का जो इंपोर्ट था वो इंपोर्ट बढ़ने लगा और इसी स्थिति को देखते हुए श्रीलंका एक आयात निर्भर देश बन गया। यानी अब श्रीलंका अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सामान आयात करने लगा, लेकिन आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो इस आयात के कारण तेजी से घटने लगा। अब यही वो स्थिति थी, यही वो समय था जब श्रीलंका की सरकार अवसंरचना के विकास पर भी जोर दे रही थी। श्रीलंका की सरकार देश में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दे रही थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा आया विदेशी बाजार से, इंटरनेशनल मार्केट से। श्रीलंका की सरकार ने भारी मात्रा में विदेशी बाजार से ऋण लिया, भारत से ऋण लिया गया, चीन से ऋण लिया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लिया गया, वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया गया। और वर्तमान समय में स्थिति यह है कि श्रीलंका की सरकार पर समग्र तौर पर लगभग $51 बिलियन का विदेशी कर्ज, विदेशी ऋण मौजूद है। और इस पूरे $51 बिलियन के ऋण में तकरीबन 10% की हिस्सेदारी तो अकेले चीन की है, यानी चीन की इस पूरे ऋण में हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। इसके बाद भारत से भी श्रीलंका ने ऋण लिया है, जापान से भी ऋण लिया है और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ऋण लिया है। और मौजूदा स्थिति ये है कि श्रीलंका का जो डेप्ट और जीडीपी रेशो अनुपात है, डेप्ट जीडीपी रेशो है, वो तकरीबन 111% के आसपास पहुंच गया है। यानी श्रीलंका की सरकार एक साल में जितनी कमाई करती है उससे ज्यादा तो ऋण है श्रीलंका की सरकार पर। इसके अलावा इस पूरे ऋण को चुकाने के लिए श्रीलंका की सरकार के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं बचा है। श्रीलंका की सरकार के पास इंटरेस्ट, क्योंकि इतना ज्यादा ऋण है तो इस ऋण पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आयात निर्भर होने के कारण श्रीलंका की सरकार के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार ही मौजूद नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका की विदेशी मुद्रा भंडार के जो प्रमुख स्रोत थे वो स्रोत भी अब कम हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं लगभग। आगे देखेंगे कि वो कौन से स्रोत थे और वो किस तरह से समाप्त हो गए हैं। तो ये तो हुआ कि श्रीलंका की सरकार में क्या स्थिति है। इसके बाद जब श्रीलंका की सरकार को ज्यादा से ज्यादा ऋण चुकाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में श्रीलंका की सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेजी से कम हो रहा है। और साल 2019 के बाद से श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 99% की कमी देखने को मिली है। अब इस विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण श्रीलंका की जो मुद्रा है, श्रीलंकाई रुपया, उस मुद्रा का मूल्यह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। और वर्तमान समय में $1 का जो मूल्य है श्रीलंकाई रुपए में वो तकरीबन 360 श्रीलंकाई रुपए के बराबर है। अगर भारत से इसकी तुलना करें तो $1 का वर्तमान समय में भारत के रुपए में बात करें तो $1 का मूल्य वर्तमान समय में 79 के आसपास है। तो आप इस तरह से भारत और श्रीलंका की तुलना कर सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वर्तमान समय में $1 का मूल्य तकरीबन 180 पाकिस्तानी डॉलर के आसपास है। इसके अलावा श्रीलंका में जब ये श्रीलंका की मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ तो इसकी वजह से श्रीलंका में और ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और इसकी वजह से श्रीलंका के जो आम लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं वो और ज्यादा महंगी हो गई हैं। इसके अलावा इस पूरी स्थिति में श्रीलंका की राजनीति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। श्रीलंका का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो राजनीतिक प्रणाली है, उसने भी संकट को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्रीलंका की अक्सर ये कहा जाता है कि श्रीलंका की जो अधिकांश राजनीति है और जो अधिकांश प्रशासन है वो एक ही परिवार पर केंद्रित है, एक ही परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ये परिवार है राजपक्षे परिवार। श्रीलंका के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, वो भी इसी परिवार से संबंधित हैं। श्रीलंका के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, वो भी इसी परिवार से संबंधित थे। इसके अलावा महिंद्रा राजपक्षे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहे थे जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। इसके अलावा इस परिवार से संबंधित कई अन्य लोग श्रीलंका के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे थे बीते दिनों, हालांकि उसके बाद उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की राजनीति को वर्तमान समय में मुख्य तौर पर एक परिवार द्वारा केंद्रित किया जा रहा था, एक परिवार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। और इस परिवार नियंत्रित प्रणाली की वजह से श्रीलंका में भ्रष्टाचार की मात्रा बीते कुछ समय से काफी तेजी से बढ़ रही थी। इस पूरी स्थिति में श्रीलंका में जो भी नीतियों का निर्माण हो रहा था वो मुख्य तौर पर परिवार के फायदे के लिए किया जा रहा था और साथ ही जो
नीतियां बन रही थी वो मुख्य तौर पर बहुसंख्यकों को, मेजॉरिटी को खुश करने के लिए बनाई जा रही थी। इन्हीं में से एक नीति थी साल 2019 में कर में कमी करने की नीति। साल 2019 में श्रीलंका की सरकार ने कर की मात्रा में, कर स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया था और कर की मात्रा में भारी कटौती करने की घोषणा की थी। इस पूरी नीति के तहत श्रीलंका की सरकार ने वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को 15% से घटाकर 8% कर दिया था। इसके अलावा इसी नीति के तहत श्रीलंका की सरकार ने 7 अन्य प्रकार के करों में भी कटौती कर दी थी। इन करों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में जब करों को समाप्त किया गया तो जाहिर तौर पर श्रीलंका की सरकार के जो आर्थिक स्रोत थे उन आर्थिक स्रोतों पर प्रभाव पड़ा। श्रीलंका की सरकार पहले से ही कैश के मामले में काफी कमी से जूझ रही थी, काफी गंभीर समस्या से जूझ रही थी। ऐसे में जब ये आर्थिक स्रोत समाप्त हुए, जब कर की मात्रा में कटौती हुई तो जाहिर तौर पर श्रीलंका के आर्थिक स्रोतों के पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा एक और नीति अपनाई गई साल अप्रैल 2021 में। अप्रैल 2021 में श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका में जो भी विदेशी रासायनिक उर्वरक आते हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स आते हैं फॉरेन कंट्रीज से, उन फर्टिलाइजर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का तर्क था कि इस प्रतिबंध का प्राथमिक उद्देश्य जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस विदेशी मुद्रा भंडार को कम होने से रोकना है। लेकिन सरकार के इस पूरे कदम का एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, एक उल्टा ही प्रभाव देखने को मिला। जब सरकार ने विदेशी फर्टिलाइजर्स पर रोक लगा दी तो इसकी वजह से श्रीलंका में फसल खराब होने लगी, क्योंकि विदेशी फर्टिलाइजर श्रीलंका के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। जब फसल खराब होने लगी तो इसकी वजह से श्रीलंका में एक अनाज की कमी पैदा हो गई। जब ये अनाज की कमी पैदा हुई तो श्रीलंका की सरकार को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ा, महंगे दामों पर मंगाना पड़ा। तो इसकी वजह से श्रीलंका के जो विदेशी मुद्रा भंडार था उस पर और ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। यानी जब श्रीलंका की सरकार ने एक कदम उठाया था फर्टिलाइजर्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए, विदेशी फर्टिलाइजर्स को पर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो उनका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना था। लेकिन इस कदम का उल्टा प्रभाव पड़ा और श्रीलंका को और ज्यादा विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ी अनाज की आयात के लिए। इसके अलावा ईस्टर बम धमाके जो कि 2019 में हुए थे और कोविड-19 का प्रभाव भी, कोविड-19 ने भी इस पूरी स्थिति को और ज्यादा गंभीर करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साल 2019 में श्रीलंका में कई चर्च और होटल्स में बम धमाके देखने को मिले थे और इन बम धमाकों के दौरान कुल 290 लोगों की मौत हुई थी। 290 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जाहिर तौर पर यह आंकड़ा तो सरकार द्वारा पेश किया गया था। और इस पूरे बम धमाकों के दौरान, इस पूरे बम धमाकों के कारण श्रीलंका के पर्यटन उद्योग पर काफी प्रभाव देखने को मिला था। इससे श्रीलंका का पर्यटन उद्योग काफी प्रभावित हुआ था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका का पर्यटन उद्योग श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रीलंका का पर्यटन उद्योग श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 12% से ज्यादा का योगदान देता है। ऐसे में श्रीलंका का जब पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ तो इससे जाहिर तौर पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। और इसकी वजह से श्रीलंका में जो एक विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख स्रोत था, क्योंकि जब पर्यटक लोग श्रीलंका में आते थे तो वो विदेशी मुद्रा लेकर आते थे, तो इन्हें विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख स्रोत माना जाता था। लेकिन जब पर्यटकों की संख्या कम हुई तो इससे जाहिर तौर पर श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो भी प्रभावित हुआ। इसके बाद आया साल 2020 आया और साल 2020 में आया कोविड-19 महामारी। कोविड-19 महामारी आई और इसकी वजह से दुनिया भर में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। दुनिया भर के देशों ने अपने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। जब बॉर्डर्स बंद हुए तो जाहिर तौर पर इसका प्रभाव श्रीलंका के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा। श्रीलंका का पर्यटन उद्योग जो पहले से ही काफी प्रभावित था 2019 के ईस्टर बम धमाकों की वजह से, वो और ज्यादा प्रभावित हो गया। तो इस वजह से श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार का स्रोत था, पर्यटन उद्योग, वो लगभग समाप्त हो गया। तो एक तरफ तो अब श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार ही मौजूद नहीं है, विदेशी मुद्रा ही मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ श्रीलंका के ऊपर जो इतना ज्यादा ऋण चढ़ा हुआ है, श्रीलंका को उस ऋण को भी चुकाना है। तो श्रीलंका अब एक बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गया है और यही वो कारण है जो श्रीलंका को इस स्थिति तक लेकर आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि श्रीलंका की इस आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, इस आर्थिक संकट का हमें क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इसका यही होगा कि श्रीलंका में अराजकता और ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले समय में। इसके अलावा कई जानकारी कहते हैं कि श्रीलंका में जो मौजूदा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन लगभग शांतिपूर्वक ही है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा है। हालांकि कई जानकारों को यह आशंका है, कई जानकारी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि श्रीलंका में अगर मौजूदा स्थिति इसी तरह से बनी रहती है तो जाहिर तौर पर श्रीलंका में आगे आने वाले विरोध प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो सकते हैं। इसके अलावा कई लोग ये भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि श्रीलंका की मौजूदा स्थिति देश में पलायन को बढ़ावा देगी और श्रीलंका के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर पलायन और ज्यादा बढ़ जाएगा। खासतौर पर इसका प्रभाव भारत पर देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका भारत के सबसे करीबी पड़ोसी देशों में से एक है। तो जाहिर तौर पर जब लोग श्रीलंका से प्रभावित होंगे तो वो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचेंगे। और इसकी कई खबरें देखने को भी मिल रही हैं
कि कई लोग श्रीलंका से समुद्र के रास्ते तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई जानकार ये भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि श्रीलंका में अगर मौजूदा स्थिति इसी तरह से बनी रहती है तो श्रीलंका में लिट्टे जैसे और संगठन खड़े हो सकते हैं, अल्पसंख्यकों के और ज़्यादा संगठन बन सकते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका में एक गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है, एक नया गृह युद्ध पैदा हो सकता है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका में बहुत ज़्यादा निवेश किया है, अवसंरचना में निवेश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। तो ऐसे में अगर श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, राजनीतिक स्थिति बिगड़ती है, तो इससे जाहिर तौर पर भारत के निवेश पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इसका एक पूरा सकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है कि इस पूरी स्थिति के कारण चीन की जो ऋणजाल कूटनीति है, जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, डेट ट्रैप जो डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेसी उजागर हो गई है, दुनिया के सामने आ गई है कि किस तरह से चीन अपने ऋण के माध्यम से छोटे छोटे देशों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर तौर पर अन्य देश इस पूरी स्थिति से सीख लेंगे और चीन की रणनीति में फंसने से पहले कुछ विचार करेंगे। तो ये तो हुआ इस आर्थिक संकट का क्या प्रभाव हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में जान लेते हैं कि सरकार के पास क्या विकल्प मौजूद हैं, सरकार क्या क्या उपाय अपना सकती है और सरकार ने अब तक क्या क्या उपाय अपनाया है। तो सरकार ने मौजूदा समय में श्रीलंका की सरकार ने कई वस्तुओं को गैर आवश्यक घोषित किया है, नॉन असेंशियल घोषित किया है और इन नॉन असेंशियल वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को और कम होने से बचाना है। इसके अलावा श्रीलंका की सरकार ने कई अन्य देशों से आर्थिक सहायता की गुजारिश की है, आर्थिक सहायता की मांग की है। इसमें भारत और चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। भारत और चीन ने श्रीलंका की मदद भी की है। भारत ने समग्र तौर पर अब तक 3.5 अरब डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता श्रीलंका को प्रदान की है। इसके अलावा G7 समूह, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, इस समूह ने श्रीलंका को ऋण चुकाने में मदद करने का अपना वादा किया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा श्रीलंका की सरकार अपनी आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए, ऋण चुकाने के लिए IMF से आर्थिक सहायता पर भी बातचीत कर रही है। एक आर्थिक सहायता पैकेज पर बातचीत की जा रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अगर श्रीलंका को IMF ऋण देता है तो इसके साथ कुछ शर्तें भी लागू होंगी। शर्तें क्या हो सकती हैं? शर्तें ये हो सकती हैं कि श्रीलंका को आगे आने वाले समय में अगर IMF से ऋण मिलता है तो उसे अपनी ब्याज दर और अपने कर की दर में बढ़ोतरी करनी होगी ताकि श्रीलंका को आय का एक नया स्रोत मिल सके। इसके अलावा श्रीलंका में एक स्थायी सरकार की स्थापना भी इस संबंध में एक अनिवार्य शर्त हो सकती है। श्रीलंका में एक स्टेबल गवर्नमेंट की स्थापना करनी भी आवश्यक है। इसके अलावा कई जानकार ये कहते हैं कि जब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किसी देश को ऋण देता है तो वो जाहिर तौर पर उस देश की सरकार की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप भी करता है, उसी कार्यप्रणाली को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी करता है। तो इस संबंध में श्रीलंका की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है कि अगर वो IMF से ऋण लेती है तो उसे IMF के जो नीति निर्माता हैं उनसे अपनी नीतियों का एक निरीक्षण करवाना होगा। IMF जाहिर तौर पर श्रीलंका की नीति में हस्तक्षेप करेगा। इसके अलावा एक विकल्प ये भी हो सकता है कि श्रीलंका की सरकार और ज़्यादा श्रीलंकाई रुपये को छाप सकती है, ज़्यादा पैसे को प्रिंट किया जा सकता है। लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि ज़्यादा पैसे प्रिंट करने से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक अन्य विकल्प ये भी हो सकता है, हालांकि ये एक दीर्घकालिक उपाय है, एक लॉन्ग टर्म उपाय है, कि श्रीलंका की सरकार आगे आने वाले समय में निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को एक विकल्प के तौर पर देख सकती है। तो ये तो हुआ वो उपाय, वो विकल्प जो श्रीलंका की सरकार आगे आने वाले समय में अपना सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि श्रीलंका के मौजूदा संकट के लिए उत्तरदायी राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी इस प्रश्न के माध्यम से आपको मुख्य तौर पर वो कौन से कारक जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से श्रीलंका मौजूदा समय में इस आर्थिक संकट के समक्ष खड़ा है, उन कारकों पर बातचीत करनी है, उन पर विमर्श करना है, विस्तार से चर्चा करनी है और साथ ही ये भी बताना है कि श्रीलंका की जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि श्रीलंका का जो गृह युद्ध है वो किस वर्ष समाप्त हुआ था और श्रीलंका की सरकार में वो कौन सा संगठन था जिसके खिलाफ श्रीलंका की सरकार लड़ रही थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।